स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। कुछ ही दिनों पहले आपने उदयपुर से आती हुई एक तस्वीरों को देखा होगा। तस्वीर बहुत अच्छी नहीं थी। द न्यूज वॉज ऑल्सो वेरी डिस्कंसर्टिंग। न्यूज वॉज दैट कि महाराणा प्रताप के वंशज एक दूसरे से लड़ रहे थे। उदयपुर के सिटी पैलेस में ये नजारा देखने को मिला कि एक तरफ परिवार के लोग सिटी पैलेस के अंदर से पथराव हो रहा था और दूसरी तरफ उसी परिवार के गुट में से एक गुट ने बाहर से सिटी पैलेस पर पथराव किया। Situation became very bad and at the end of the day administration had to step in. वहां के प्रशासन को स्टेप इन करना पड़ा, लोगों को हटाना पड़ा। कुछ प्रॉपर्टीज उदयपुर सिटी पैलेस की जिसमें धुनी माता का दर्शन के लिए विवाद हुआ, उस धुनी माता के टेम्पल को एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेना पड़ा और उसके बाद एक ट्रेडिशन जो उदयपुर के किंग्स फॉलो किया करते हैं उसको फॉलो करवाया गया और उसके बाद में ये मामला थमा। The situation is and the story is not very complex, but एक सवाल हमेशा मन में आता है, वो ये है कि भारत में राजघराने लड़ते क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? इसका हिस्टोरिकल कारण क्या है? और क्या इसका आंसर हमें इतिहास से मिलता है कि नहीं मिलता है? जहां पर भी इतिहास की बात होती है मैं आपके सामने प्रश्न चिन्ह लेकर खड़ा हो जाता हूं। तो बात यह है कि इस न्यूज से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? आप यहां पर देख रहे हैं महाराजा भगवत सिंह जी को। महाराजा भगवत सिंह जी महेंद्र सिंह जी और अरविंद सिंह जी के पिता हुए, जो उदयपुर के राज्य परिवार के मुखिया हुआ करते थे। एंड फ्रॉम देयर इन दोनों भाइयों के बीच में विवाद शुरू होता है। महेंद्र सिंह जी बड़े भाई थे, अरविंद सिंह जी छोटे भाई हैं। इनके जीते जी यानी कि भागवत सिंह जी के जीते जी सक्सेशन बैटल नहीं हुआ, बट उन्होंने अपने बड़े बेटे को राज्य व्यवस्था नहीं दी, या अगर मैं कहूं राज्य ऐसा कुछ है नहीं देने के लिए, बिकॉज इंडिया हैज नाउ बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री या सॉवरेन कंट्री। यहां पर रॉयल फैमिलीज राज्य नहीं देते हैं, बट वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। तो भागवत सिंह जी ने प्रॉपर्टीज अपने छोटे बेटे को दी, बड़े बेटे को नहीं दी। परिवार में विवाद था, इस विवाद को और ज्यादा बल मिला, बाद में ये विवाद और ज्यादा बढ़ा जब पिता नहीं रहते हैं और दोनों भाइयों में बंटवारे की बात शुरू हो जाती है। इसके लिए एक पिटीशन फाइल की गई दैट वी विल हैव अ सक्सेशन डिस्प्यूट, कि जो निर्णय लिया गया बाय फैमिली इज नॉट करेक्ट। बड़े भाई और छोटे भाई दोनों को मिलना चाहिए हक। इनफैक्ट ये बात बार बार कही जाती थी दैट अकॉर्डिंग टू प्राइमोजेनिचर, यानी कि प्राइमोजेनिचर के रूल के हिसाब से बड़े बेटे को क्यों नहीं दिया जा रहा है फैमिली में प्रॉपर्टीज और फैमिली में हिस्सा, या उदयपुर रॉयल फैमिली में एक प्रकार का हक वो बनने चाहिए, द नेक्स्ट किंग, द नेक्स्ट टिट्यूलर किंग। तो क्या ऐसी परंपरा हमारे यहां पर रही है या नहीं रही है? विवाद क्या है? दैट वी हैव टू सी। बट इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फैमिली, इट इज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अदर रॉयल फैमिलीज इन इंडिया। तो इंडिया के जितने भी रॉयल फैमिलीज हैं सब में ऐसा विवाद देखने को मिला है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हमारे मन में आते हैं ऐसे विवादों को देखकर, इन लार्जर पिक्चर, बड़ी पिक्चर को देखिए। बड़ा पिक्चर हमें यह बताता है कि सबसे पहला, क्या यह सक्सेशन डिबेट है? ऐसा सक्सेशन डिबेट हमें और जगह देखने को मिलता है? दूसरी बात, क्या सिर्फ उदयपुर में ऐसा सक्सेशन डिबेट चल रहा है? तीसरी चीज, क्या हिस्ट्री इसका आंसर रखती है? ऐसा कुछ क्यों हो रहा है? क्या उसका जवाब इतिहास के पास है? इन सारी चीजों को आज हम खंगालते हैं इन दिस शॉर्ट बट स्वीट लेक्चर। नाउ द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ प्राइमोजेनिचर, जो कि फैमिली की तरफ से कहा जा रहा था, महेंद्र सिंह जी के फैमिली, उनके बेटे विश्वराज सिंह जी के फैमिली की तरफ से कहा जा रहा था उदयपुर के केस में, वो ये था कि प्राइमोजेनिचर सिस्टम फॉलो किया जाना चाहिए। यानी कि अगर एक राजा है तो उनके बड़े बेटे को राज्य व्यवस्था दी जानी चाहिए या प्रॉपर्टी में सबसे पहला हक मिलना चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ भी यही कहती है कि बड़ा बेटा या बड़ा सन या बड़ा डॉट, जो भी सबसे बड़े फर्स्ट बॉर्न होते हैं, उनको परिवार में सबसे बड़ा हक मिलना चाहिए। वो परिवार के मुखिया भी होते हैं बाद में। ये सिस्टम आया तो आया कैसे? एक्चुअली द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर वॉज नॉट देयर इन इंडिया। इंडिया में ये रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर था ही नहीं। आप यहां पर पिक्चर देख रहे हैं जेम्स बॉन्ड रामसे को, जिसको ज्यादातर लोग उनके फेमस नाम लॉर्ड डेलहाउसी के नाम से जानते हैं। वो उनका टाइटल हुआ करता था, अर्ल ऑफ डेलहाउसी। सो डेलहाउसी जब इंडिया में गवर्नर जनरल बनते हैं, उन्होंने एक सिस्टम लाया। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड एज रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर और सिस्टम ऑफ प्राइमोजेनिचर। इनके हिसाब से अगर आप एक राज्य घराने से बिलोंग करते हैं इंडिया में, तो आपके फर्स्ट बॉर्न लेजिटिमेट सन को
किंग बनना चाहिए, फर्स्ट बॉर्न लेजिटिमेट सन। ये सिस्टम इंग्लैंड में है, इंडिया में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते हैं कि किंग चार्ल्स जो अभी हैं किंग ब्रिटेन के, उनके मरने के बाद उनके बड़े बेटे जो हैं प्रिंस विलियम, वो जाएंगे थ्रोन पर। हेनरी नहीं जाएंगे, उनके छोटे बेटे नहीं जाएंगे। दैट इज वेरी क्लियर, दैट एवरीबडी नोज। दैट इज द सिस्टम ऑफ प्राइमोजेनिचर जो कि ब्रिटेन फॉलो करता रहा है और बहुत सदियों से फॉलो करता रहा है। क्या हम ऐसा सिस्टम फॉलो करते थे? जी नहीं। यू कैन सी फ्रॉम आवर हिस्ट्री एंड आवर एग्जाम्पल्स इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रामायण ले ले, महाभारत ले ले, ये ट्रेडिशन रहा ही नहीं हुआ है। अगर राम किंग नहीं बने तो भरत किंग बन सकते थे, पांडव्स किंग नहीं बने तो दुर्योधन या कौरव्स किंग बन सकते थे। तो किंग्स बनने की परंपरा सबसे बड़े बेटे को दी नहीं जाती थी। ऐसा जरूरी नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही किंग बनेगा। दैट सिस्टम वॉज नॉट प्रेवलेंट इन इंडिया। इनफैक्ट द अर्लीस्ट टेक्स्ट, अगर आप इंडिया के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को देखें, जैसे हितोपदेश, हितोपदेश विष्णु शर्मा लिखते हैं उसमें कि जरूरी नहीं है कि अगर राजा के 4 बेटे हों तो उसमें सबसे बड़ा बेटा योग्य हो, यानी कि लायक हो, यानी कि केपेबल हो। अगर छोटा बेटा भी केपेबल है तो उसे भी राज्य परंपरा निभाने की परमिशन दी जानी चाहिए। दैट ट्रेडिशन इंडियंस फॉलोड। इनफैक्ट मिडिवल इंडिया में जब मुस्लिम किंग्स आते हैं इंडिया में, जब टर्की से या टर्किश या ईरानियन ओरिजिन के किंग्स भी आते हैं, अगर मैं मुगलों की भी बात करूं तो वहां पर भी यह सिस्टम फॉलो नहीं होता था। एंशिएंट इंडिया में और मिडिवल इंडिया में भी हमने देखा है कि हर मुगल किंग्स लगभग सक्सेशन डिबेट से जूझते ही जूझते थे। उनके भाइयों के बीच में आपस में टकराव होता ही होता था। द रीजन वॉज वेरी सिंपल कि फर्स्ट बॉर्न सन किंग बनेगा ऐसा कोई जरूरी चीज है नहीं, कहीं पे भी लिखा हुआ है नहीं। ब्रिटिशर्स इसे जरूर फॉलो करते होंगे, वेस्टर्नर्स इसे जरूर फॉलो करते होंगे, हम इंडियंस इसे फॉलो नहीं करते थे। अब सवाल आता है कि इसके बाद क्या इससे इसका कुछ रिलेशन है? जी हाँ, रिलेशन है। बट बिफोर आई कम टू दैट, आई वांट टू टेल यू अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेशन प्लान दैट यू शुड हैव। ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग, जो भी ये कोर्स देख रहे हैं, जो भी स्टडी आईक्यू को फॉलो कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि आप अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एकदम स्ट्रेट लाइन को पकड़ना चाहते हैं। नाउ द फाउंडेशन बैच इज देयर फॉर यू। अब हम 2024 के एंड में हैं, दिसंबर का महीना आ चुका है, तो आप 2025 की एसआईपी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए बैचेस ऑलरेडी लागू हो चुके हैं, चल रहे हैं। द एसआईपी बैचेस आर लाइव। उसमें भी आप यूज कर सकते हैं कोड ASHLIVE एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बट फॉर लॉन्ग टर्म बैचेस, फॉर एग्जांपल 2026 के लिए तैयारी करनी है या 2027 के लिए तैयारी करनी है और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दिस इज द अपॉर्चुन मोमेंट फॉर यू टू टेक एडमिशंस इनटू इट। इनफैक्ट इस P2I फाउंडेशन बैच में आपको SIP भी मिलता है, राइट, विच इज प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी। विद इन 3 to 3.5 months आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी की जाएगी। इसमें मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है, यानी कि जब आप प्रीलिम्स क्रॉस कर लेंगे, जब आप प्रीलिम्स पार कर लेंगे तो आपको ऑफलाइन मोड में बुलाया जाएगा। ऑनलाइन ही तैयारी नहीं होगी, ऑफलाइन आप आएंगे हमारे दिल्ली और गुरुग्राम के कैंपसेस में और वहां पर तैयारी करेंगे इन दिस price band only. No extra prizes will be asked from you. Interview guidance program and one-to-one mentorship, all of that along with study material. तो ये एक फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक क्लासेस होंगे 2026 और 2027 के लिए। यानी कि 2027 के लिए भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही आप कर सकते हैं एट दिस प्राइस ओनली। 3 साल 2 साल आपकी क्लासेस चलेंगी। नाउ द बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of December 2024। मेक श्योर दैट यू डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको कहा कि मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। रीजन किसका? सक्सेशन डिस्प्यूट्स का। तो सक्सेशन डिस्प्यूट्स की रीजन बड़ी अनोखी है। एक तो मैंने आपको बताया प्राइमोजेनिचर, जो कि हमारे यहां पर था नहीं, ये ब्रिटिशर्स ने हमें थोपा है, हमें दिया है, बिकॉज उन्हें हमारे स्टेट्स एनेक्स करने थे। वो जानते थे कि इंडियन स्टेट्स या इंडियन राजा एक नहीं 2 शादियां 3 शादियां करते हैं और उससे बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे और उन सब का कोई ना कोई हक होता था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में या राजघराने में। वो इस झमेले में, इस झंझट में फंसना नहीं चाहते थे कि राजा किसको अपना नेतृत्व देगा, अब किसको अपनी गद्दी सौंपेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ज्यादातर राजपूताना में ये चीज देखी गई, बिकॉज अगर इंडिया में 500 से ज्यादा इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे तो सिर्फ राजस्थान और गुजरात को अगर मैं मिला दूं तो वहां पर आपको 300 से ज्यादा इंडियन प्रिंसली स्टेट्स मिलेंगे।
यानी कि गुजरात और राजस्थान से बिलोंग करते हुए राजपूताना डायनेस्टी में यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी कि किंग के मरते ही बहुत सारे सक्सेशन डिबेट्स होने लगते थे। औरंगजेब को भी ये डिबेट्स झेलने पड़े थे, डेलहाउसी को भी ये डिबेट्स झेलने पड़े हैं, और भारत सरकार कोई नहीं है उसे भी ये डिबेट्स झेलने पड़ेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं अनदर किंग दिव्य सिंह जी जडेजा और दिव्य सिंह जी रंजीत सिंह जी जडेजा, जो कि जामनगर के इंडियन प्रिंसली स्टेट के किंग हुआ करते थे। और उनके साथ हैं वीपी मेनन, द फेमस वीपी मेनन, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर 500 से ज्यादा इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में विलय किया। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोमिसेस की। हमने जब बहुत सारे किंगडम्स को विलय किया, भारत में जोड़ा, तो उनके साथ कुछ प्रोमिसेस भी किए, और ये प्रोमिसेस वर फ्रॉम मेंटेनिंग देयर रॉयल कर्टेसी टू मेंटेनिंग देयर प्रॉपर्टी एज वेल एज टू मेंटेन देयर स्टेटस। हमने कहा कि आपकी स्टेटस नहीं जाएगी, आपकी रॉयल्टी नहीं जाएगी, आपके प्रॉपर्टीज नहीं जाएंगे, वो ऐसे के वैसे रहेंगे। एक्सेशन ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया में विलय के लिए हम आपको ये प्रोमिसेस कर रहे हैं। इन प्रोमिसेस में आर्टिकल 291 को स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, और आर्टिकल 291 ये गारंटी कर रहा था कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को प्राइवी पर्स दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉमिस था। बहुत सारे प्रोमिसेस में ये सबसे बड़ा प्रॉमिस था कि भारतीय राजाओं की, जो पहले राजा होंगे और उसके बाद में इंडिया में अपनी टेरिटरी विलय कर देंगे, उनके रख रखाव के लिए हम उनको पैसे देंगे, प्राइवी पर्सेस देंगे, मेंटेनेंस देंगे। इंडियन सरकार, भारत सरकार ये मेंटेनेंस का प्रॉमिस कर रही थी, और उसके लिए बकायदा एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। आफ्टर दिस देयर वर मेनी प्रिंसली स्टेट जिसको बहुत ज्यादा और बहुत कम भी कंपनसेशंस मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें 5,000 से लेके 26 लाख रुपए पर एनम तक कॉम्पनसेशंस मिलने की प्रावधान थी प्राइवी पर्स के रेगुलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, मैसूर को 26 लाख रुपए मिलते थे, मैसूर के राजाओं को, वाडियार डायनेस्टी को। हैदराबाद जिनके खिलाफ ऑपरेशन पोलो हुआ, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जिनके खिलाफ ऑपरेशन पोलो हुआ, उनको भी 20 लाख रुपए से ज्यादा कंपनसेशन भारत सरकार पे करती रही। ट्रैवनकोर को 18 लाख, जयपुर को 18 लाख, पटियाला को 17 लाख। दीज वर वन ऑफ द मोस्ट हेफ्टली गिवन पेंशंस। अराउंड ये बताया जाता है कि जब से देश आजाद हुआ, फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स, एनुअली 4 करोड़ रुपए उस जमाने से इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के डिपोज्ड रूलर्स को दिए जा रहे थे, जो कि आज के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी सम होती है, बहुत बड़ा राशि होता है। बट दे वर गिवन, एंड दे वर गिवन कंटिन्यूसली टिल 1971। 1971 में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये प्राइवी पर्स का मुद्दा बहुत बड़ा था। इससे हमारे राजघराने चल रहे थे। जो राजघराने ने अपने अपने स्टेट्स को भारत में विलय कर दिया, वो अपना काम चला रहे थे। Now the problem started emerging when Indira Gandhi decided to pull a gap on this privy purse. जब इंदिरा गांधी आती हैं, प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो उनके मन में कुछ राजाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा कटुता थी, द्वेष था। She had a lot of enmity with some of the Indian deposed rulers. Here I am showing you the picture of Maharani Gayatri Devi from Jaipur dynasty. And of course, Srimati Indira Gandhi, our ex-prime minister, former prime minister. हुआ ये कि कुछ राजाओं ने स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन करना शुरू कर दिया। 1967 के बाद की ये बात है, जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी में फूट हो गई थी, और सी राजा जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने अपना नया पार्टी ज्वाइन कर लिया था, या अपनी नई पार्टी बना ली थी। सी राजा जी वॉज अ वेरी सीनियर कांग्रेस लीडर, जो इंदिरा गांधी के फादर जवाहरलाल नेहरू के साथ ही देश की आजादी के लिए काम कर चुके थे। सो सी राजा जी वॉज अ वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड लीडर, एंड सी राजा जी ने अपनी नई पार्टी बना ली, जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। होना क्या था, बहुत सारे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स इस स्वतंत्र पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे और जीत भी रहे थे। उसमें सबसे बड़ा नाम महारानी गायत्री देवी का आता है। 1962 में ये बताया जाता है, 1967 में ये बताया जाता है कि बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स को स्वतंत्र पार्टी के कैंडिडेट्स ने हरा दिया, जिनमें से एक महारानी गायत्री देवी खुद थी। महारानी गायत्री देवी 1962 में रिकॉर्ड मार्जिन से जयपुर की पार्लियामेंट्री सीट जीतती हैं। रिकॉर्ड मार्जिन से अराउंड 1,92,000 वोट्स इनको पड़े थे। उस जमाने में ये बहुत बड़ा मार्जिन था, और इंदिरा गांधी जी ने ये बात नोटिस की। नॉट जस्ट दिस, इवन जर्नलिस्ट नाउ लेट एंड ऑथर खुशवंत सिंह, ये
नोट करते हैं अपनी किताबों में कि इंदिरा गांधी महारानी गायत्री देवी से बहुत ज्यादा जला करती थी, उनके बीच में बहुत एनिमिटी थी। इनफैक्ट दोनों क्लासमेट्स हुआ करते थे, शांति निकेतन के पथ भवन में दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। उस जमाने में महारानी गायत्री देवी जयपुर की महारानी नहीं थी, लेकिन वो कोच बिहार की प्रिंसेस थी। तो कोच बिहार की प्रिंसेस होने के नाते उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले थे। शी वॉज ऑफ कोर्स वेरी अडॉर्ड, शी वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। और इंदिरा गांधी जी को ये डिफरेंस फील हुआ कि एक कोई व्यक्ति रॉयल फैमिली से आता है तो उसे भी स्कूल्स में, इनफैक्ट शांति निकेतन में विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वहां पर भी ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? उन दोनों के बीच में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में डिटेल में इंदिरा गांधी जी ने भी अपने जीवनी में लिखा है और महारानी गायत्री देवी ने भी लिखा है। बट एनीवेज यू कैन गो एंड रीड दोज बुक्स, दे आर वेरी एनरिचिंग। बट व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो इज दैट खुशवंत सिंह बताते हैं अपने बहुत सारे लेखक, अपने बहुत सारे राइटिंग्स में, दैट व्हेन महारानी गायत्री देवी स्टूड इन पार्लियामेंट एंड स्टार्टेड स्पीकिंग, तो पार्लियामेंट में अकॉर्डिंग टू खुशवंत सिंह दैट बॉट द वर्स्ट इन द कैरेक्टर ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये बात सहन नहीं कर पा रही थी कि जयपुर से एक रॉयल अब उठकर पार्लियामेंट में स्पीच दे रहा है और लोग उन्हें, जनता उन्हें पसंद कर कर चुनकर एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट में नुमाइंदा भी बना रहे हैं। दे आर ऑल्सो मेकिंग देम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देमसेल्व्स। सो इंदिरा गांधी हैड अ प्रॉब्लम विद दैट। इनफैक्ट ये बात जवाहरलाल नेहरू को भी पूछी गई थी कि क्या हम प्राइवी पर्स को वापस ले लें। जवाहरलाल नेहरू ने इससे मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने प्रॉमिस किया है, अब हम इस प्रॉमिस में वापस नहीं जा सकते। सो देयर वर टू वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। वन, कांग्रेस के बीच में खुद फूट थी। इंदिरा गांधी खुद ये बात समझ रही थी कि अब इंडियन रॉयल्स पॉपुलर होने लगे हैं और वो पार्लियामेंट में आने लगे हैं। इनफैक्ट जयपुर के घराने के भी, ग्वालियर के भी घराने के भी मेंबर्स पार्लियामेंट में आने लगे थे। A very important person was that at that point of time was माधवराव सिंधिया itself। माधवराव सिंधिया जो कि ग्वालियर घराने के थे, उन्होंने भी, जो बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ बोला था। सो इंदिरा गांधी व्हाट डज शी डू? 1967 के बाद उन्होंने 1971 में जब वो चुनकर वापस आती हैं गरीबी हटाओ आंदोलन के खिलाफ जीतकर, तो उन्होंने 1971 में प्राइवी पर्स अबॉलिश कर दिया। आर्टिकल 291 जो मैंने आपको अभी बताया, दैट वाज रिपील्ड बाय 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियंस, लॉयर्स, जर्नलिस्ट बताते हैं कि एक तरीके से धोखाधड़ी था। ये एक तरीके से इंडियन रॉयल्स के खिलाफ षड्यंत्र थी। इंडियन रॉयल्स जिन्होंने अपनी सारी जागीर भारत सरकार को दे दी थी, भारत सरकार ने उन्हें प्राइवी पर्स प्रॉमिस किया था जिसके तहत उनका मेंटेनेंस चलता था, जिनसे उनकी हजारों एकड़ की प्रॉपर्टीज चलती थी। बिकॉज उन्होंने कभी भी और कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं रखा अपने लिए। एंड फ्रॉम दैट पीरियड ऑनवर्ड्स, अगर मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि आप इंडिया के जितने भी पुराने रॉयल फैमिलीज में जाएंगे या रॉयल डायनेस्टीज में जाएंगे, आज वो सारे महल होटल्स में बदल चुके हैं। और ये डेट हुआ करती है 1971 की। सारे राजघराने अपने अपने महलों को होटल्स में तब्दील करना शुरू करते हैं आफ्टर 1971। देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया जो अपने महलों को, अपने फोर्ट्स को होटल्स में कन्वर्ट कर रहे थे बिफोर 1971। ये प्रोसेस सिर्फ शुरू होता है 1971 के बाद। ठीक है, सो दिस टेल्स यू कि अब इनके जो रेवेन्यू के सोर्स थे भारत सरकार से मिलना बंद हो चुके थे। देन केम दीज रॉयल फैमिलीज एंड देयर डिस्प्यूट्स। अब रॉयल फैमिली के पास कम पैसे थे, कम जागीर थी, कम सोर्स ऑफ रेवेन्यू था और परिवार बड़ा था। तो परिवार में डिस्प्यूट्स होना इज वेरी नेचुरल। यू आर लुकिंग हियर एट जयपुर रॉयल फैमिली, और जयपुर रॉयल फैमिली में भी डिस्प्यूट है, ऐसा नहीं है। डिस्प्यूट था, इनफैक्ट 2021 में ये डिस्प्यूट खत्म हुआ, 21-22 में ये डिस्प्यूट खत्म हुआ जब महारानी गायत्री देवी, जो आप यहां पर देख रही हैं, उनके बेटे और बेटियों के बीच में, और उनकी दूसरी यानी कि जो महारानी गायत्री देवी के हस्बैंड थे महाराजा मान सिंह की पहली वाइफ के फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम्स थी। महारानी गायत्री देवी वाज द थर्ड वाइफ ऑफ महाराजा मान सिंह, एंड उनकी फर्स्ट वाइफ की जो फैमिली थी उनके साथ उनके डिस्प्यूट्स थी। ये भी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के ही अगर मैं कहूं तो ऑब्जर्वेशन के अंदर खत्म हुआ। एंड टुडे यू आर सीइंग द डिस्प्यूट ऑफ
मेवाड़ फैमिली और द फैमिली ऑफ उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़ फ्रॉम द डायनेस्टी ऑफ महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, इनकी फैमिली के डिस्प्यूट्स अब चल रहे हैं बिटवीन अगेन द ब्रदर्स एज वी हैव टोल्ड यू. सो रीजन क्या है? वेरी रीजंस आर वेरी सिंपल. नंबर वन, एलिमेंट ऑफ फैमिली डायनामिक्स, कि जो फैमिली के हेड्स थे उन्होंने सबसे पहले 1971 के बाद अपने फैमिलीज को, अपने प्रॉपर्टीज को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन फैमिली के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करने की कोई कोशिश नहीं की गई. कभी वो बड़े बेटे को फेवर कर रहे थे, कभी वो छोटे बेटे को फेवर कर रहे थे, और उसकी वजह से सेकेंड थर्ड जनरेशन को ये डिस्प्यूट झेलना पड़ा. सेकेंडली, लार्ज प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज जिसको पहले भारत सरकार पैसा देकर चला रही थी, अब उस प्रॉपर्टी को मोनेटाइज कर दिया गया, स्पेशली इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. वहां पर ज्यादा होटल्स और रिसोर्ट्स बना दिए गए, जिससे अब पैसा आने लगा और उस पैसे की वजह से विवाद भी आने लगा. थर्ड, फाइनली, अब रॉयल डायनेस्टीज अपने आप को रॉयल डायनेस्टी रखने में कोई फायदा नहीं देखते हैं. फ्रॉम बीइंग अ रॉयल डायनेस्टी, नाउ दे आर increasingly transitioning themselves towards political dynasty. पॉलिटिक्स में जाना और पॉलिटिकल पावर को रखना ही अब एकमात्र रास्ता बन चुका है फॉर दीज रॉयल्स टू सस्टेन देमसेल्व्स, और ऐसा हम देखते भी आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो फिलहाल राजस्थान के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, शी बिलोंग्स टू द जयपुर रॉयल फैमिली. इससे पहले वसुंधरा राजे ऑल्सो बिलोंग्स टू जयपुर रॉयल फैमिली. ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया, इनकी अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही ही रही है डेफिनेटली. सो ऑल ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, महाराजा करण सिंह जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं, और उनके फादर महाराजा हरि सिंह, इट ऑल मीन्स दैट पॉलिटिकल पावर को रखना ही आपके रॉयल स्टेटस को कंटिन्यू करने का एक नया जरिया है, और एक नया जरिया था. अब जो हम डायनेस्टीज के बीच में टकराव देखते हैं वो ज्यादातर जागीर के बीच में नहीं है, बिकॉज उदयपुर इज नोबडी इज टू गिव टू समबडी, राइट. ऐसा कुछ नहीं है कि उदयपुर की जमीन भारत की जमीन है, किसी रॉयल परिवार की जमीन नहीं है. बट उदयपुर की जमीन पर जो रॉयल प्रॉपर्टी है वो एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, और उसी को लेकर ये जमीन की विवाद है, या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी की विवाद है, जो अब लाखों करोड़ों में, ऑब्वियसली थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स दे वर्थ इट. सो दैट मेक्स द हिस्ट्री मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर एनरिचिंग, कि इसका कहीं ना कहीं रीजन पॉलिटिक्स से भी है, कहीं ना कहीं रीजन ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए लॉज से भी है, और कहीं ना कहीं रीजन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के पॉलिटिक्स में भी है, जो कि हमने इंदिरा गांधी के माध्यम से देखने की कोशिश की. So I hope you are able to relate to this complex process of successions and this complex process of finding your eminence to it. Finally, मैं जाते जाते आपको वापस हमारे फ्लैगशिप फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में बता के जा रहा हूं. 2026 के लिए और 2027 के लिए बैचेस खुल चुके हैं. 7th of December से बैच चालू हो रहा है. प्लीज यूज द कोड ASHLIVE फॉर दिस. जितना आप इसे यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा. दीज आर द फैकल्टी कोड्स. इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं दोनों ही बैचेस के लिए. एंड प्लीज ऑल्सो रिमेंबर, हमारे SIP बैच, यानी कि अगर आप 2025 के लिए सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 2025 की SIP बैचेस भी चालू हो चुके हैं. अगेन यूज द कोड ASHLIVE and see to it that you get your best chance to the prelims of 2025. See you in the classes. इसके अलावा आपको कोई डाउट, सजेशंस, क्वेश्चंस और क्लासेस से जुड़ने की विधि पूछनी है, तरीका पूछना है, तो आप टेलीग्राम ID ज्वाइन कर सकते हैं. I'll be more than happy to guide you out. Thank you for watching this. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.